अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं ले आई हूँ एक और बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल। लेकिन नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि मेरे पढ़े हुए नावल्स आपको कैसे लगते हैं, मेरे शॉर्ट वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, और साथ ही अपने लोगों के साथ अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर किया करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो अपना साथ अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। तो शुरू करते हैं नया नावल। इस नावल की रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत दिनों से है, बहुत लोगों ने मुझसे इसकी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मैं पढ़ नहीं रही थी क्योंकि मुझे राइटर का कांटेक्ट नहीं मिल रहा था। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इनका कांटेक्ट तो फिर भी नहीं मिला क्योंकि वो राइटर शायद सोशल मीडिया पर अब नहीं है या जो भी हो। मैं ये नावल फिर भी पढ़ रही हूँ बिकॉज़ इसकी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा है और बहुत से जैसे कि आप सब जानते हैं मेरे चैनल पर हर किस्म के नावल्स अवेलेबल है। वैम्पायर बेस्ड है, जिन बेस्ड है, बहुत से है, हॉरर है। तो मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो मेरे चैनल पर सुनने वाले लोग हैं, बेशक मेरे चैनल पर व्यूज़ कम है लेकिन मल्टी टाइप के लोग जो मल्टी किस्म के नावल सुनना पसंद करते हैं। कुछ लोग जिनके पसंद करते हैं तो कुछ लोग ऐसे थोड़े से फैंटेसी टाइप पसंद करते हैं। तो ऐसे नावल्स भी ज़रूरी हो गए हैं मेरे चैनल पर क्योंकि मेरे ऑफ कोर्स लिसनर्स ऐसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइप के लिसनर्स हैं। तो ये बहुत ही प्यारा नावल है, ऑफ कोर्स रोमांटिक भी है जैसे कि आप लोगों को पसंद है। इसमें एडवेंचर है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक अलग दुनिया का सफ़र करवाएगी। तो फाइनली मैं आपको बताती हूँ कि इस नावल का नाम क्या है। इस नावल का नाम है ब्लडी वैम्पायर लव और इसकी राइटर है RK। इट्स राबिया खालिद आई थिंक। ठीक है, फिर भी मैं इसका नाम कंफर्म करके मैं आपको इनका नाम बताऊंगी। आई थिंक ये राबिया खालिद ही है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इनका ये नावल बहुत ही पसंद आने वाला है। तो शुरू करते हैं एक नया नावल, ब्लडी वैम्पायर लव पार्ट 1। तो शुरू करते हैं ब्लडी वैम्पायर लव बाय RK। इट्स राबिया खालिद। इट्स कंप्लीट नावल। ये मंज़र नॉर्वे मुल्क का था जहाँ पर 6 महीने शाम और 6 महीने सुबह होती थी, और ये महीना शाम का चल रहा था जिसमें सिर्फ एक महीना बाकी था। वहाँ पर डार्क नाइट क्लब में इस वक्त म्यूज़िक बीट में सब धुन लड़के लड़कियाँ डांस कर रही थी, मगर स्टूल पर बैठा मुसलसल ड्रिंक कर रहा था। इस वाइन में न जाने ऐसी भी क्या चीज़ थी जो बार बार अपने लबों से पीता सुकून ले रहा था। हे यू माइकल, इधर क्या कर रहे हो? कम ऑन यार, डांस करते हैं चलो, चार्ली ने उसके पास आते कहा। माइकल ने कोई बिना जवाब दिए इस क्लब को छोड़ वहाँ से बाहर निकल गया। चार्ली ने नफ़ी में सर हिलाया, मगर थोड़ी देर बाद वहाँ पर बेला आई और वो दोनों डांस करने लग जाते हैं। माइकल बाहर आया तो हर तरफ धुंध ही धुंध नज़र आई। वो लंबे से सियाह कोट, ब्लैक पैंट और ब्लैक ही शर्ट जिसके ऊपर वाली चंद बटन खुले थे। उसकी बॉडी काफ़ी मुतासिर करती थी। वो बिल्कुल सफ़ेद बादाम जैसा था, बाल सियाह थे। वो हमेशा शेविंग में रहता था। उसकी आंखों में न जाने ऐसी क्या कशिश थी कि जो भी देखता देखता ही रह जाता। गाड़ी के पास आते वो अपनी रेड कलर की गाड़ी को चाबी से अनलॉक करते अंदर बैठा है। चंद मिनट बाद वो उसको हवाओं में उठाते वहाँ से चला गया। प्लीज़ हेल्प मी, एवरीबडी हेल्प मी प्लीज़। वो मुसलसल सड़क पर भाग रही थी, मगर कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं था। कपड़ों से तो कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली लगती थी। वो ऑर्डर देने रास्ते में चंद लड़कों को देखकर इग्नोर कर देती है, मगर ज़्यादा वक्त वो इग्नोर कर ना सकी। वो लड़के उसके पीछे लगे स्कॉड्रा से उसके पीछे लगे उसको डरा रहे थे। उसने अपनी स्कूटी को विकी पर रोक सड़क से रुख उस जंगल में किया।
वहीं पर रोककर सड़क से रुख उस जंगल में किया जहां पर चंद झाड़ियों को अबूर करने के बाद उसने एक शानदार घर को देखा और वहीं पर छुपना मुनासिब समझा। नज़दीक आने पर यह घर बहुत ही बड़ा नजर आया। वैसे तो किसी का फार्म हाउस मालूम होता था, इसलिए वो उसके अंदर चली गई, जिसका दरवाज़ा भी खुला हुआ था। वो रही लड़की, जल्दी से पकड़ो उसको, आज बॉस कोई लड़की देकर ही रहेंगे। उसने उन लड़कों को अपनी तरफ आते देखा तो फौरन से दरवाज़ा बंद कर दिया। नहीं, रुक जाओ यार, इस घर में नहीं जाना, एक लड़के ने कहा तो बाकी सभी भी देखने लगे। मगर क्यों, हम उसको पकड़ लेंगे। नहीं, तुम्हें नहीं पता, यहाँ पर कोई नहीं जाता, एक अमीरजादे का फार्म हाउस है, अगर उसको पता चला तो जान से मार देगा। चलो यहाँ से, अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो। वो सभी लड़के वहाँ से चले गए। उस लड़की ने अपना रुख मुड़कर देखा तो पूरे फार्म हाउस में बस अंधेरा ही अंधेरा था। ऊपर शीशे की खिड़की की वजह से बस थोड़ी सी चांदनी की रोशनी आ रही थी। वो आगे बढ़ती हर चीज़ को देखती हैरान थी। बेशक वहाँ पर सभी चीज़ें बेशकीमती थी। वो अब हॉल की सीढ़ियों की तरफ रुख करती वहाँ से ऊपर जाती है। एक कमरा नज़र आने पर वो उसको खोल अंदर दाखिल हुई तो सामने देखकर उसने अपनी सांसें रोकी। दीवार के साथ एक लंबी सी अलमारी जिसमें वाइन की लाइनें हुई थी। क्या यहाँ पर रहने वाला इंसान शराबी था? उसने जल्दी से अपना रुख कमरे से बाहर किया और वापस भागी। बिल्कुल गाड़ी पार्क कर माइकल गाड़ी पार्क करता फार्म हाउस में दाखिल होता है। उसने नोट किया कि अंदर से डोर बंद है और तभी अचानक एक लड़की ने दरवाज़ा खोल दौड़ लगाई और बेसाख्ता वो माइकल से टकराई। माइकल इस लम्हे से वाकिफ नहीं था, इसलिए वो पीछे की तरफ ज़मीन पर गिरा। उस लड़की ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वहाँ से भागी, जबकि माइकल ने उठते उसको जाते देख गुस्सा किया। पागल बिल्ली, क्या मैं इसको नज़र नहीं आया? और ये मेरे घर पर क्या कर रही थी? कहीं चोर तो नहीं थी ये लड़की? माइकल ने खुद को संभाला। खैर, अलबत्ता मुझे क्या लगे। वो अपने कोट को झाड़ता कहता है, मगर उस लड़की की टकराने की वजह से उसकी खुशबू उसके कपड़ों में समा गई। वो साकित सा उसको अपने अंदर उतार रहा था। ये तो इंसान थी, मगर वो यहाँ पर क्या कर रही थी? और उसकी खुशबू मुझे प्यासा क्यों कर रही है? इसलिए ही मैं इंसानों से दूर रहता हूँ। मगर जो भी हो, इसमें एक अलग ही तलब है। उसने अपना रुख अंदर किया और हॉल से गुजरते हुए अपने कमरे में गया। वहाँ से एक वाइन लेते वो फार्म हाउस के टेरेस पर चला गया। मैंने खुद से वादा किया था कि कभी किसी जिंदा इंसान का खून नहीं पीऊँगा, मगर अब लगता है कि वादा तोड़ना पड़ेगा। वो हल्के से मुस्कुराते वाइन को पीता है। उस वाइन में ब्लू का खून था। थोड़ी देर बाद उसको अपने कानों में अजीब सी आवाज़ सुनाई दी गई। एक काम करते हैं कि उस लड़की का पहले रेप करते हैं, फिर बॉस को दे देंगे। और वैसे भी बॉस को कौन सा ख्वाब आ जाना है कि हमने ऐसा किया। माइकल ने अभी इतना ही सुना था कि अपनी आंखें गुस्से से सुर्ख की और पल भर में वो किसी बिजली की रफ्तार में वहां से गायब हुआ। प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़। उनकी बातें सुन वो रोने लग जाती है। चुप, एकदम चुप, बंद कर अपनी बकवास। एक लड़का उसके पास आया और उसके कोट को उतारता है। प्लीज़ मुझे जाने दो, चटाक। उसकी मुसलसल जाने की रट सुनकर उस लड़के ने उसको एक सर थप्पड़ मारा तो उस लड़की के लब किनारे से फटे। वो अब दोबारा ना बोली थी। वो उसके कोट को दूर फेंकता अब आगे के गलत इरादे रखता था। वो लड़की रोते आंखें बंद करती है कि वहीं हर वक्त रुका। उस लड़की के आंसू आंखों से निकलकर ज़मीन पर नहीं गिरे थे, वो हवा में ठहर गए। वहाँ पर एक वजूद ऐसा भी था जो उन सब से मुख्तलिफ था। वो हरकत कर सकता था। वो आहिस्ता से चलते उस लड़की के पास आता है। फिर से वही खुशबू की महक उसको पागल कर रही थी। उसने खून देख खुद पर कंट्रोल करना चाहा। वो अपना माइंड दूसरी तरफ करता उस लड़के के पास आते, उसकी गर्दन पर झुकते, अपने दांत बड़े करता खुद को उसके खून से सैराब करता है। वापस पोजीशन में आने पर उसने उस लड़के के हाथ से कोट थामा और लड़की पर फेंकने वाले अंदाज में वहाँ से चलाना चाहा, मगर दोबारा से खुशबू ने इजाज़त ना दी। वहाँ से जाना चाहा, मगर दोबारा से खुशबू ने इजाज़त ना दी। वो कुछ भी इरादे रखता उसके पास आते टुकटुकी बांधे देखता है, जो अपनी आंखें बंद कर रो रही थी। उसने हवा में नमी वाले आंसू को अपने लबों से लगाया। उसने लड़की के पास आते अपना झुकाव उसके लब पर किया। उन दोनों के लब आमने सामने थे, फासला सिर्फ हवा का था दरमियान। माइकल ने उसकी बंद आंखों की तरफ देखा। पागल बिल्ली, वो इतना कहते अपने अंगूठे से उसके लब से खून को रगड़ते, अपने अंगूठे को अपने होठों से चूम कर पीता है।
उसने अपनी आंखें सुर्ख कर ली थी। वो फिर से वैम्पायर बन रहा था और वो जब भी ऐसे बनता था तभी वो किसी की जान लेने से कासिर नहीं होता था। उसने खुद पर कंट्रोल किया। वो उस लड़की से दूर हटते अपनी आंखें फिर से सियाह करता है। उस लड़की के पास आते उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियों से नब्ज दबाई, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई, और फिर उसको गोद में भरा और वहाँ से लेकर चला गया। जबकि वो अब फिर से सुर्ख आंखें करता पल भर में गायब हो गया। वक्त दोबारा से चला और हर बार की तरह आज भी एक जान हाथ धो बैठी, क्योंकि जब भी माइकल वक्त को रोकता तो किसी न किसी की जान ज़रूर जाती। और आज भी एक लड़का इस दुनिया से कूच कर गया जिसकी माइकल को बिल्कुल भी परवाह न थी। दोबारा से इस कमरे में आने पर माइकल ने उस लड़की को बेड पर लिटाया। दोबारा से आंखें सुर्ख हो रही थी। आज पहली बार था जब उसके फार्म हाउस पर एक इंसान रात गुजारता। वो जब भी उसके पास जाता तो फ़ौरन से आंखों का रंग चेंज हो जाता। वो अभी तक उससे दूर नहीं हटा था। माइकल ने खुद पर कंट्रोल किया और वहाँ से बाहर चला गया, क्योंकि वो खुद पर कंट्रोल नहीं खोना चाहता था। उसने अब बार बार उस लड़की के पास जाने से आंखों के सुर्ख ना होने का हल निकालना था। दूसरी तरफ चार्ली और बेला घर आ गए थे। चार्ली अपनी क्लास के स्टूडेंट्स की कुछ फाइल्स देख रहा था लैपटॉप पर जब बेला ने उसको पुकारा। हनी जल्दी करो, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें काम ख़त्म करने में? प्लीज़ हनी जल्दी करो, बस यही कुछ फाइल्स रह गई है, फिर सारा टाइम तुम्हारा ही है मेरी जान। चार्ली ने लैपटॉप पर टाइप करते कहा, जबकि बेला उसके पास आई। उसने सिर्फ ब्लैक नाइटी पहन रखी थी जिसमें वो बेहद हसीन लग रही थी। वो चार्ली के पास आती, उसके कंधों पर हाथ रखती, दबाव डालती है। हनी यूनिवर्सिटी में ही अपना काम ख़त्म करके आया करो, क्योंकि घर पर सिर्फ तुम मेरे काम करने के गुलाम हो। चार्ली ने एक तरफा मुस्कुरा कर लैपटॉप को बंद किया और कंधों पर रखे बेला के हाथों को खींचकर अपने ऊपर झुकाया। वाइफ हो मेरी, ज़रा सब्र रख लिया करो, और वैसे भी तुम भी मेरे साथ ही यूनिवर्सिटी पढ़ाने जाती हो, वहाँ पर तो कभी इतना बेचैन नहीं हुई तुम। मुझे ये फजूल किस्म की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी। तुम मेरे हस्बैंड हो, कभी खुद से भी ख्याल आया है कि वाइफ को खुशी कर दो? बेला चार्ली से दूर हटी तो चार्ली एकदम उठ खड़ा हुआ। मेरी जान को इतने गिले, रुको अभी दूर करता हूँ। चार्ली ने उसको गोद में उठाकर सोफे पर लिटाया और बेला के पूरे वजूद पर आंखें छोटी करता नजर दौड़ाता है। ये मत भूलो कि मैं एक वैम्पायर हूँ, जान भी जा सकती है तुम्हारी अगर इस तरह से मेरे सामने आओगी। चार्ली ने अपना ग्रे लॉन्ग कोट उतारा। बेला जल्दी से सीधा होती है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम दोनों ही वैम्पायर हैं, इसलिए मुझे जान की धमकी मत दो। बेला उठी और चार्ली के कंधों पर हाथ रखती वह अपने लब उसकी गर्दन के करीब ले जाती है, मगर तभी चार्ली उसकी गर्दन में हाथ डालता है, एकदम से उसे अपने करीब करता है। चार्ली चार्ली मुझे बिल माइकल बगैर डोर लॉक किए अंदर दाखिल हुआ और सामने सब देख गुस्से से चेहरा दूसरी तरफ करता कमरा दिखावी चार्ली और करता कमरा दिखा और दूसरी तरफ करता कमर दिखा दी। चार्ली और बेला जल्दी से दूर हुए। चार्ली मुझे तुमसे बात करनी है, बाहर आओ और अभी। माइकल पर जैसे कोई असर ही ना था। कमरे से बाहर निकलते वो बाहर गाड़ी में आकर बैठा। चार्ली भी कोट वापस डालता कमरे से बाहर निकलकर उसके पीछे गया और गाड़ी में आकर बैठ गया। वो जो कमरे में मैंने देखा इसके लिए सॉरी, माइकल ने सख्त असरात से कहा। इट्स ओके यार, मगर तू बता कि क्या बात करनी है तूने जिसके लिए तू आधी रात को मेरे घर आया? वैसे तो मैं कभी मेरे घर का रुख नहीं किया। मैं कल से यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहा हूँ। माइकल की बात सुन चार्ली ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया। पागल हो गया है तू जो यूँ हंस रहा है? माइकल ने गुस्से से कहा तो चार्ली ने अपनी हंसी कंट्रोल की। और नहीं तो क्या करूँ मैं? हाँ, एक ड्रैकुला का बेटा मुझसे क्लास लेगा और वो भी मेरा स्टूडेंट बनकर? वाह यार, हा 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 हा। वैसे ये तो बता कि रोज़ लेसन याद करके आया करेगा ना? हा 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 हा। माइकल को शदीद गुस्सा आया। उसने अपनी सियाह भवों आँखों को तर सुर्ख कर ली खून से तर सुर्ख की कर ली चाहकर चार्ली की तरफ देखा, जो एक पल में बदल गई थी। तो चार्ली ने अपनी हंसी कंट्रोल की और हाँ में सर हिलाया। वैसे ये तो बताओ कि तुम 2 साल बाद यूनिवर्सिटी क्यों ज्वाइन कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। उसने फुल इग्नोर किया। अच्छा ठीक है, ये बता दो कि ब्लड तो नहीं चाहिए, वरना मैं कल हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए ले आऊँगा। माइकल ने हल्का सा मुस्कुराया। नो नीड, मेरे पास ब्लड है। तुम्हें चाहिए कि मुझे बस वो लॉकेट ला देना, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता कि वापस यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने पर बाकी सब मुझसे डरे, और इसलिए वो लॉकेट ला देना।
माइकल की बात सुन चार्ली ने हाँ में सर हिलाया। मगर माइकल, वो तो तुम तब पहनते थे जब कोई तुम्हें मजबूर करे, अपनी तरफ अट्रैक्टिव करे, और ऐसा करने से खुद को रोकने के लिए। चार्ली ने असल मुद्दा रखा तो माइकल ने परेशानी पेशानी पर बल डाले। जितना कहता हूँ उतना ही किया करो। माइकल ने मजीद आगे बात ना करते उसको गाड़ी से बाहर जाने का इशारा किया और वो बाहर निकल गया। मगर फिर कुछ याद आने पर उसने शीशे में झुककर माइकल से कुछ कहा, क्या तुमने वक्त को रोका था? चार्ली को जवाब चाहिए था मगर माइकल ने गाड़ी वहां से गायब की। दूसरी तरफ सुबह तो हो गई थी मगर सूरज की रोशनी इस वक्त रात में चांद की किरण लग रही थी। नॉर्वे मुल्क में ऐसा ही होता था। न जाने वो दुनिया के इस कोने में क्यों रहता था। शायद सूरज के सामने नहीं जा सकता था। माइकल शावर लेकर बाहर निकला तो वो अभी तक बेहोश पड़ी थी। माइकल हैरान हुआ कि अभी तक ये होश में नहीं आई। उसने तौलिए की एक साइड से बालों को सहलाया। वो इस टाइम सिर्फ ब्लैक जीन्स में था। उसकी बॉडी नुमाया थी और शावर लेने की वजह से तो कुछ ज़्यादा ही होती थी। उसने शानों पर तौलिया लटकाया, उस लड़की के पास आया। कहीं मरवर तो नहीं गई? अगर ऐसा है तो फिर मुझे खून पी लेना चाहिए। कल से पागल कर रखा है इस पागल बिल्ली ने। माइकल ने चेहरा उसके चेहरे के मुकाबिल कर कहा और फिर लब्बों का रुख उसकी गर्दन की तरफ किया। मगर उसके गीले बालों की बूंदें उसने अपने चेहरे पर महसूस की तो झट से आंखें खोल ली। मगर सामने किसी अनजान शख्स को खुद पर झुके देख के ही समझा कि ये लड़का वही होगा जिसने मेरा रेप करना चाहा। और बेसाख्ता उसको धक्का देते वक्त एक सर्द थप्पड़ उस लड़की ने माइकल के चेहरे पर मारा। माइकल का चेहरा दूसरी तरफ झटका था। उसका तौलिया नीचे फर्श पर जा गिरा। उसको शदीद नागवार महसूस हुआ कि किसी इंसान ने उसको थप्पड़ मारा। उसने पल भर में अपनी आंखें बदली थी और मुट्ठी भींच ली। तो तुम कौन हो? और मैं तो यहाँ से चली गई थी। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कमरे की दीवार के साथ वही वाइन्स का ढेर देख उसने जगह पहचान ली। माइकल ने अपनी आंखों को फिर से सीहा किया और एक ही झटके से उसको कंधों से पकड़कर बेड पर लिटा दिया, जबकि वो उसके चेहरे पर झुकता उसको खौफ दे रहा था। कल रात अगर मैं न तुम्हें उन लड़कों से सेव करता तो वो तुम्हारे रेपिस्ट बने होते। माइकल ने अपनी उंगलियां गाड़ी गाड़ी तो उसने ससकी भरी। वैसे कितना अच्छा होता अगर उनकी जगह मैं ये काम करता। माइकल के चेहरे पर ही नज़र थी मगर उसकी बात सुनते उसकी नज़र उसके बगैर शर्ट में वो मौजूद होने पर खुद की जान जाते महसूस किया। ओह, ऊपर से माइकल उसके होठों को फोकस करते मज़ीद खौफ में मुब्तला कर रहा था। सॉरी, प्लीज़ अगेन सॉरी, मुझे वापस घर जाना है। कपकपाते होठों का सहारा भी मुश्किल था। माइकल एक ही झटके से उसे दूर हुआ। नीचे चलो, तुम्हें घर छोड़ाऊँ। माइकल ने वो बात की थी जो वो कहना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, मगर क्यों उसने कह भी दी थी। आपका बहुत शुक्रिया, मगर मैं खुद चली जाऊंगी। उसने बेड से उतरते कहा तो माइकल ने गुस्सा किया। देखो लड़की, एक तो तुम मेरे घर पर बगैर मेरी इजाज़त घुसी थी और ऊपर से तुमने मुझे धक्के के साथ थप्पड़ भी मारा जिसका तुम्हें अजाला भुगतना होगा। माइकल सोच से परे कह गया, और वो ये है कि तुम्हें घर छोड़ने के बाद तुम मुझे अपनी कभी शक्ल मत दिखाना, वरना मैं अपना बदला लेने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। वो कहते हुए बाहर चला गया। लड़की को अपने किए अमल पर शर्मिंदगी हुई। उसने बगैर सोचे समझे उसको थप्पड़ मारा था। मगर जो भी हो, माइकल इस वक्त उसके करीब भी कुछ ज़्यादा ही था, और एक लड़की के लिए बर्दाश्त करना इज़्ज़त नफ्स पर हुर्फ है। माइकल ने खुद को न जाने कितनी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था। एक तो उस लड़की ने पागल कर रखा था और ऊपर से थप्पड़ मारना। माइकल को शदीद गुस्सा था, मगर वो उस लड़की को खुद से दूर रखना चाहता था, इसलिए ये सब जब्त कर गया। वो इंसानों से दूर रहना ही पसंद करता था। नीचे गाड़ी में बैठे वो उस लड़की का वेट कर रहा था। वो बिल्कुल खामोशी से उस रेड कलर की गाड़ी में आकर बैठी जो रेसिंग टाइप थी। उसकी फ्रंट पर ही सिर्फ 2 सीट थी। वो खामोशी से गाड़ी चलाता वहाँ से चला गया। माइकल ने उसका नाम तक ना पूछा। वो हैरान थी कि नाम तो दूर, रास्ता भी नहीं पूछ रहा। आपने मेरी हेल्प की इसलिए थैंक्स, और मैंने आपको थप्पड़ मारा उसके लिए अगेन सॉरी। उसने हाथ मसलते कहा तो माइकल ने कोई रिस्पॉन्स ना दिया। कितना अजीब इंसान है, लगता है मुंह में ज़बान ही नहीं, उसने दिल में कहा। तो माइकल जल्दी से गाड़ी का रुख मोड़ा। गाड़ी के इस तरह रुख बदलने पर वो डरी थी। तुम्हारा रास्ता यहीं तक था, अब मेरी गाड़ी से बाहर निकलो और कभी अपनी शक्ल मत लाना मेरे सामने। माइकल ने गाड़ी के दोनों साइड के डोर को खोला जो ऊपर की तरफ खुले। अगेन 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 थैंक्स एंड ऑलवेज गुड बाय।
वो जल्दी से कहती गाड़ी से बाहर निकली और माइकल ने भी गाड़ी वहाँ से गायब की। मगर थोड़ी देर बाद उसने सड़क के दूसरी तरफ रुख किया तो एक कैफ़े नज़र आया जो उसकी मम्मी का था। वो वही की तरफ चलने लगी, मगर फिर याद आया कि उसको कैसे पता था कि मेरा घर यहाँ पर है। उसने जल्दी से उस रास्ते की तरफ देखा जहाँ से वो गाड़ी लेकर चला गया था। न जाने कैसा इंसान है, अजीब मखलूक। खैर, मुझे क्या शुक्र है मेरी जान तो बच गई, मगर बेचारे को फ्री में थप्पड़ मिल गया। चलो खैर है, मुझे क्या लगे, मगर मुझे अब दोबारा उन लड़कों से बचकर रहना पड़ेगा। पता नहीं उनका बॉस क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। आखिर क्या चाहिए उसको मुझसे। वो खुद से बातें करती सड़क की दूसरी तरफ उस ओपन कैफ़े में आई और फिर शीशे का डोर खोलते वो अंदर चली गई। सामने उसकी मम्मी काउंटर पर बैठी ऑर्डर दे रही थी। ब्रेंडा, कहाँ थी तुम कल से? लीज़ा ने परेशानी से पूछा। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस कल एक फ्रेंड मिल गई थी रास्ते में और हम वहीं उसके घर चली गई। लीज़ा ने एक नज़र बाहर डाली। मगर स्कूटी किधर है? ब्रेंडा हैरान हुई कि मैं अब क्या जवाब दूँ। मगर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आदमी आया और ब्रेंडा की स्कूटी को पार्क करता वहाँ से चला गया। ये दोनों माँ बेटी हैरान थी। ब्रेंडा को तो अपनी माँ को कुछ बताते भी डर लग रहा था, क्योंकि अगर लीज़ा मैडम को पता चल जाता तो कभी भी इसको ऑर्डर के लिए ना भेजती। मगर ब्रेंडा अपने माँ लीज़ा की बहुत ही मुश्किल से दिन गुजार रही है। ब्रेंडा ने कल से यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी थी, जिसके लिए उसने रात को भी ऑर्डर लेना शुरू कर दिया था ताकि पैसे पूरे हो जाए। ये दोनों माँ बेटी इस कैफ़े में एक छोटे से क्वार्टर में रहती है जो इस कैफ़े के पीछे बना हुआ है। ब्रेंडा अपनी स्टडी को लेकर बहुत सीरियस रहती है। थोड़ी देर बाद सीन दूसरी तरफ से गया जहाँ माइकल मुस्कुराया था। ड्राइव करते हुए शायद ये उसने करवाया था। ये ले तेरा लॉकेट, अब खुश है? मगर मेरी एक बात याद रखना, अगर ये तुम से दूर गया तो तुम दोबारा वैम्पायर बन जाओगे और मैं तुम्हारी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लूँगा। इसलिए प्लीज़, जो 2 साल पहले कर चुके हो यूनिवर्सिटी में, अब दोबारा मत करना। अभी तो सब हैरान होंगे तेरी एंट्री पर। चार्ली ने ब्लैक चेन में एक नाम जिस पर माइकल लिखा हुआ था ताकि किसी को शक न हो लिखा हुआ था, वो उसके सामने किया। तुम्हें मेरे बारे में इतना सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा इशू नहीं। और प्लीज़ अगेन इस बात का ख्याल रखना कि 2 साल पहले गुजरे गए लफ्ज़ तुम्हारी ज़बान पर ना आए। माइकल ने फिर से गुस्सा करना चाहा तो चार्ली ने मौजू बदला, क्योंकि वो माजी की यादें बताकर माइकल को हर्ट कर चुका था। मगर उसके लिए जानना ज़रूरी था कि वो अब दोबारा ऐसा ना करे जैसा वो पहले कर चुका था। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि ब्लड की ज़रूरत तो नहीं? मैं कल जा रहा हूँ हॉस्पिटल, तो अगर चाहिए तो बता दो। कल भी तुमने मना किया था, मगर मैं फिर भी पूछ रहा हूँ। नो नीड एंड गुड बाय, माइकल ने चेयर से उठते कहा तो चार्ली ने फिर से आवाज़ दी, रुको माइकल। माइकल ने बेजारी दिखाई। जे अंकल से नहीं मिलोगे, वो तुम्हारा पूछ रहे थे। माइकल ने तंज़िया अंदाज में पीछे मुड़कर देखा। ओह अच्छा, तो याद आ गई मेरी। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे डैड है वो? माइकल ने अपनी मुट्ठी भींच ली। नहीं है वो मेरे डैड, और प्लीज़ आज के बाद कहना भी मत, वरना तुम मुझे देखने को भी तरसोगे जिस तरह मैं उनको तरसा रहा हूँ। माइकल ने इस अंधेरे कमरे से बाहर रुख किया तो सामने बेला नजर आई, जो शायद चार्ली से बात करने के लिए अंदर आ रही थी। उसने बेला को इग्नोर किया और वहां से चला गया। अभी क्या करने आया था यहाँ पर? बेला ने माइकल की कमर की तरफ इशारा करते कहा। कुछ नहीं, बस लॉकेट लेने आया था। चार्ली ने नॉर्मल अंदाज में कहा। ओह अच्छा, मगर क्यों? बेला सोफे पर बैठे चार्ली के पास आकर बैठी। यार मुझे क्या पता कि क्यों, हाँ शायद कि अब बदल रहा है इसलिए। चार्ली ने बेला के गिर्द बाजू हमायल किए। तुम्हारा मतलब कि कल से ये यूनिवर्सिटी आया करेगा? चार्ली, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि 2 साल पहले क्या हुआ था? चार्ली के सीने पर सर रखती नीम सरगोशी नुमा कहती है। हमें नहीं लगता कि इस बारे में कभी बात करनी चाहिए, क्योंकि वो जाने और उसका बाप, हमें तो बस अपने से मतलब होना चाहिए। चार्ली ने बेला को बोसा दिया। नहीं चार्ली, धोखा उस लड़की ने दिया था माइकल को, इसलिए सारा ब्लेम उस लड़की को जाना चाहिए। तुम प्लीज़ माइकल को समझाओ कि अंकल्स के साथ वक्त गुजारा करें, उनको माफ़ कर दें। बेला को अपनी पनाह में लेकर भी वो बार बार इर्द गिर्द की बातें कर रही थी, जो चार्ली को अजीब लगा। मुझे तो लगा कि तुम्हें मुझसे आज कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही गिले शिकवे होंगे, क्योंकि मैंने कल वक्त नहीं दिया तुम्हें, मगर तुम तो खुश हो। चार्ली ने उसका चेहरा ऊपर किया। नहीं ऐसी बात नहीं, बस माइकल के बारे में सीरियस रहती हूँ। कल यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगा, पता नहीं अब आगे क्या होगा।
चार्ली ने उठते बेला को अपनी बाहों के हिसार में लिया और बेड पर लाकर उसको बिठा दिया, जबकि वो खुद ज़मीन पर बैठकर उसकी हाई हील्स को उतार रहा था। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को वक्त दें, एक ऐसा वक्त जो हमें एक दूसरे के करीब करे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं खुद पर कंट्रोल कर सकता। चार्ली ने सर उठाकर कहा तो बेला मुस्कुराई। चार्ली ने आहिस्ता से ऊपर होते बेला पर अपना साया किया, जबकि वो बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाती है। चार्ली ने अपनी जैकेट को उतारा और बेला की तरफ रुख किया। उसने एक ही पल में बेला को खुद में कैद किया और वक्त वहीं पर थम गया। तू सफ़र मेरा है तो ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल, मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाजमी। माइकल जब से वापस फार्म हाउस आया था तब से उसको बार बार सेनो याद आ रही थी। उसने पहली बार अगर किसी से प्यार किया था तो वो सेनो थी, मगर जब सेनो का किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप पता चला तब से उसको सेनो से नफरत हो गई थी। मगर इंसान कभी पहली मोहब्बत को भूल नहीं सकता, फिर चाहे ढेरों ढेर नफरत कर लो। उसने अपना घर उसी वजह से छोड़ दिया था क्योंकि इन सब में कुछ उसकी फैमिली का भी हाथ था। ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, पर इतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा। तूने दिया है जो वो दर्द ही सही तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा, मेरा आसमां ढूंढने तेरी ज़मी, मेरी हर कमी को है तू लाजमी। उसने आज फुल ड्रिंक की थी। वो मुसलसल ड्रिंक कर रहा था जैसे अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। उसने हाथ में मौजूद शीशे के गिलास को बेसाख्ता तोड़ दिया और अपना हाथ ज़ख्मी कर लिया, मगर उसके ज़ख्म वक्ते थे जो चंद लम्हों बाद भर गए थे, वक्ती थे जो चंद लम्हों बाद भर गए थे। आह आह, उसने दिल खराश चीख से मेज़ पर पड़ी वाइन को ज़मीन पर दे मारा। हा 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 हा। वो जो अभी दर्द से चीख रहा था पागलों की तरह हंसने लग पड़ा था। आई हेट यू डैड, सेम एंड सेनो, आई हेट यू ऑलवेज। माइकल ने अपने हाथ की तरफ नज़र की जो पल भर में ठीक हो गया था। जख्म देते हो, कहते हो सीते रहो, जान लेकर कहोगे कि जीते रहो। माइकल ने हाथ को हवा में झटका और बेड पर आकर लेट गया। उसने आंखें बंद की और गहरी नींद सो गया, मगर चंद लम्हों बाद उसके हाथ की रगें उभरी और सियाह हो रही थी और वो बेखबर था। मगर कल का दिन किसी को कुछ नहीं अंदाज़ा था कि कैसा गुजरेगा। ब्रेंडा यार, कल पहला दिन है यूनी में। मैं चाहती हूँ कि कल का दिन यादगार रहे। बस ये काम जल्दी से ख़त्म कर लो, फिर अपनी तैयारी करती हूँ। ब्रेंडा कैफ़े से सफाई करते खुद से बातें कर रही थी। चलो ये तो हो गया, अब बस कल की तैयारी रह गई है। ब्रेंडा ने हाथ झाड़ते कैफ़े को बंद करते बाहर की तरफ क्लोज क्लोज बोर्ड लगाती वो लाइट को ऑफ करती है। जल्दी से अपने छोटे से क्वार्टर में आने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी की तैयारी करने लग जाती है। क्योंकि उसकी माँ सो गई थी, वो इस वक्त अकेली जागी थी, मगर इसको कहाँ इस सब की परवाह थी। वो बहुत खुश थी, मगर न जाने कल क्या कुछ होने वाला था। ब्रेंडा तैयार होती यूनिवर्सिटी जाने के लिए कब से खड़ी थी। लीज़ा मैडम ने अपनी बेटी को समझा बुझाकर बातें बताई कि किसी लड़के के साथ दोस्ती और बात भी नहीं करनी, और फला फला। ब्रेंडा भी हाँ में सर हिलाती जवाब देती है। मॉम मैं अब लेट हो रही हूँ, प्लीज़ जाने दे। ओके बाय, हैव अ गुड डे मॉम, ब्रेंडा कहती कैफ़े से बाहर निकल आई। सामने सड़क पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ चल रही थी। उसने सड़क के किनारे पर चलना शुरू किया। आम सा लिबास, खुली पैंटी, ब्लू कलर की शर्ट, ऊपर लॉन्ग कोट, सफ़ेद जॉगर, कंधों पर टेडी बेयर वाला बैग। वो बड़े ही मज़े से चल रही थी, जबकि उसने कानों में हेडफोन लगा लिए ताकि सफ़र मज़े से गुजरे, क्योंकि यूनिवर्सिटी उसके कैफ़े से पास ही थी, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लगना था। ला 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 याहू। वो म्यूज़िक एंजॉय करती पाँव से पत्थर को हिट करती है, मगर तभी वहाँ पर से तेज़ रफ्तार से गाड़ी ने उसको साकित किया। वो गाड़ी बिल्कुल उसके मुकाबिल से गुजरी थी और ब्रेंडा सहम सी गई। उसने अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा और उस गाड़ी वाले को हसीन तरीन तबहों से नवाजा। जाहिल, उल्लू का पट्टा, अंधा, टेढ़े दिमाग वाला, पटीचर आंखें है इसकी, ब्रेंडा ने चीख चीख कर कहा, जबकि वो कोई और नहीं बल्कि अंकल था जबकि माइकल था। उसने उसकी सारी बदलिहाज बातें सुनी और दिल चाहा कि अभी जाकर उसको अपनी कार के नीचे कुचल दे, और उसने करना भी ऐसा ही चाहा। और हवास हैंडल को और हुआ और वो उस हैंडल को घुमाता गाड़ी को ब्रेक करता
को बैक करता है, जबकि वहाँ पर राहगुजर एक ओल्ड आंटी ब्रेंडा को जज्बाती देखकर हंसी। क्या हुआ बेटा, जो इस गाड़ी वाले को इतना क्यों सुना रही हो? ब्रेंडा ने आंटी के पास आते अपना मूड ठीक किया, क्योंकि वो एक स्टिक का सहारा लेकर सड़क क्रॉस कर रही थी। कुछ नहीं आंटी, वो बस जो भी था बिल्कुल जाहिल था। अगर मेरी जान को कुछ हो जाता तो, जो मेरे अंदर बसती है, तो फिर मैंने तो बाय बाय कर जाना था। ब्रेंडा ने बुरा मुंह बनाते कहा, तो ये औरत ने अपनी हंसी कंट्रोल की। यू आर हॉट, सो स्वीट, चिल्ड, एंड गॉड ब्लेस यू क्यूटी गर्ल। ब्रेंडा काफ़ी खुश हुई अपनी इतनी तारीफ सुनकर। उसने हवा में सांस खारिज किया और मुस्कुराई। फिर ब्रेंडा ने उनको सड़क क्रॉस करवाने के लिए इर्द गिर्द देखा। फिलहाल तो कोई गाड़ी नजर न आई थी। माइकल ने गाड़ी को रोक कर बाहर निकल कर देखा तो ब्रेंडा नजर आई। उसने गाड़ी का डोर पटक कर बंद किया और उसकी तरफ अपना रुख किया। वैसे आंटी, आपने बताया नहीं कि आप कहाँ रहती है? ब्रेंडा ने इर्द गिर्द देखते हुए पूछा तो उस औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यहीं पर रहती हूँ। वो उस बालकनी में जो फ्रंट पर घर है वो मेरा है। उन्होंने हाथ के इशारे से जवाब दिया। ओके, फिर मैं आपको वहाँ पर ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से लेट हो रही हूँ। वो उनको वहीं उनके घर के करीब छोड़े छोड़े गुड बाय करती वहाँ से चली गई। वो आज बहुत खुश थी, क्योंकि उसका पहला दिन था यूनिवर्सिटी में, इसलिए वो खुशी से बड़े बड़े डंग भरती हुई वापस उस सड़क पर आ गई थी। मगर ब्रेंडा ने चंद कदम चले ही थे कि एक गाड़ी ने उनको हिट करना चाहा। वो आंखों को बंद करती, खौफ से हाथों को आगे करती अपनी तरफ से गाड़ी को रोक रही थी, मगर माइकल जो उसी की तरफ आ रहा था, उसको उसकी ज़बान में समझाने के लिए। ये सिचुएशन देखकर उसने ग्लासेस में छुपी आंखों को बदलते वक्त को वहीं पर रोका। आज फिर से माइकल वक्त को रोक चुका था, जो उसके लिए अच्छा साबित नहीं होता था। उसने कभी किसी के लिए वक्त को नहीं रोका था, मगर ब्रेंडा ही क्यों थी जिसके लिए वो वक्त को रोकता था। आसपास सभी लोग जम चुके थे, कोई भी हरकत नहीं कर सकता था, और जिसके लिए ये सब हुआ था, माइकल उसके पास आया। उसने एक नज़र कार की तरफ की जिसमें अधेड़ उम्र का आदमी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसने ब्रेंडा का बाजू खींचा। वो उसको गाड़ी से दूर कर चुका था और वक्त दोबारा से चला। गाड़ी वाला आगे चला गया, मगर ब्रेंडा किसी समंदर की लहर की तरह माइकल के सीने से टकराई थी, और आंखों को मुकम्मल खोल जाने पर उसने फिर से उस माइकल को देखा, और पिछली मुलाकात की तरह वो आज भी उसके करीब खड़ा था। वो सिर्फ उसके सीने तक का कद रखती थी। माइकल ने बड़े ही गौर से उसकी तरफ देखा, जबकि ब्रेंडा ने एकदम खुद को उससे दूर किया। क्या तुम कोई हवाई मखलूक हो? हाँ, क्योंकि अभी तो तुम यहाँ पर नहीं थे, फिर कहाँ से टपक आए? ब्रेंडा को गुस्सा था, एक तो क्लास से लेट होना और ऊपर से माइकल का मिल जाना। अगर तुम मुझे इन अजीब व गरीब नामों से ना नवाजती तो मैं शायद तुम्हारी ये शक्ल ना देखता। माइकल को भी गुस्सा आया। उसने अपने हाथ की उंगलियों से पेशानी को मसला तो ब्रेंडा की नज़र उसके हाथ पर गई जिस पर सफ़ेद पट्टी थी, मगर उसने इग्नोर किया। ओह हेलो मिस्टर, आज के दिन तो जान छोड़ दो मेरी, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हो गई ना मैं लेट यूनी से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ब्रेंडा ने उसको कमर दिखाई और वहाँ से चली गई, जबकि चलते चलते भी वो उसको वही नामों से नवाज रही थी जो माइकल ने फिर से सुने अनसुने किए। नफ़ी में सर हिलाया। वो वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। उस पागल बिल्ली ने मुझे सच में पागल कर देना है, माइकल ने गाड़ी में बैठते कहा, जबकि ब्रेंडा भी वही गुस्सा दिखाती खुद को अब रिलैक्स कर रही थी। वो रेड कलर की कार को पार्क करता बाहर निकला तो सफ़ेद ढीली ढाली शर्ट जिसमें सियाह रंग का लॉकेट चमक रहा था, मगर उसने वो शर्ट के अंदर रखा था ताकि कोई इशू ना बने। ब्लैक पैंटी पहनी थी। वो गाड़ी के बाहर पाँव रखता बाहर निकला था। सभी स्टूडेंट्स देखकर हैरान थे, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बहुत मुतासिर करती थी। उसने बाहर निकलते एक नज़र उस बड़ी यूनिवर्सिटी पर डाली जो स्याह बादलों में किसी बड़े हॉरर फिल्म का सीन लग रही थी, मगर स्टूडेंट की वजह से ये जगह जिंदा लोगों की लगी। उसने अपना बैग कंधों पर संभाला और गाड़ी को लॉक करता वहाँ से गुजरने लगा। बगैर रुके वो चलता गया। अरे तुम देख रही हो, ये तो माइकल है, मगर इसने 2 साल पहले छोड़ दिया था ना, फिर अगेन स्टार्ट कर लिया है। 2 लड़कियां माइकल के पास से गुजरी तो बड़ी ही हैरानी से एक दूसरे से सवाल करने लगी। माइकल ने उनको इग्नोर किया और अपनी क्लास ढूंढनी स्टार्ट की। हे यू माइकल, कैसे हो मेरे बड़े भाई? वैसे तुम्हें यहाँ पर देखकर तुम्हारा वेलकम बैक करना चाहिए। सैम अपने साथ एक पूरी टीम बनाते माइकल के पास आया। वो सभी सैम के दोस्त थे, जो माइकल को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। अब वो दोनों क्लास के आमने सामने खड़े थे।
उनमें सिर्फ एक क्लास का डोर ही था जो उन दोनों को दूर रखता था। अब हम अहम मुझे तो मुझे तो लगा कि तुम कभी सेनों के बाद अपना चेहरा नहीं दिखाओगे, मगर तुम तो फिर वापस आ गए हो इसी यूनिवर्सिटी में। वैसे ये जो तुमने लॉकेट डाला है, कहीं फिर से कोई रिलेशन वाला तो सीन नहीं बन गया? माइकल जो कब से इग्नोर कर रहा था सैम की बातों को, क्योंकि वो उसका छोटा भाई था इसलिए, मगर अब वो भी माइकल को गुस्सा दिला रहा था। माइकल ने बगैर कोई जवाब दिए अपना रुख क्लास के अंदर किया। ओहो, लगता है कि सैनो के लवर को बुरा लग गया। वैसे यार है बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, मगर फिर भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्यार तो मुझसे करती थी। माइकल ने अपनी मुट्ठी भींचते अपना गुस्सा कंट्रोल किया, जबकि सैम भी फिर भी बाज ना आया। वो कुछ कहता उससे पहले वहाँ पर ब्रेंडा आई। हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर न्यू हूँ, प्लीज़ आप मुझे गाइड करेंगे कि ये सेक्शन किस जगह पर है? ब्रेंडा ने हाथ में पकड़ा सफ़ेद सफ़ा दिखा देखते अपनी क्लास ढूंढनी चाहिए जो उसको मिल नहीं रही थी। उसने उन लड़कों के हुजूम को देखा तो उनसे हेल्प चाहिए। तुम यहाँ पर भी आ गए हो? क्या हो तुम आखिर? मुझे तो लगता है कि तुम्हें मुझसे कोई ज़ाती मसला है। ब्रेंडा ने माइकल को देखते कहा तो हैरान सैम लगी हैरान हुआ। बाकी सभी लड़के हैरान हुए कि ये माइकल को कैसे जानती है। लगता है कि आप दोनों को एक ही क्लास में पढ़ना पड़ेगा। सैम ने हाथ के इशारे से क्लास बोर्ड की तरफ देखकर कहा तो ब्रेंडा ने मुंह बनाया कि मुसीबत है अब। क्या मुसीबत है अब ये? ब्रेंडा ने दिल में कहा। सैम ने उसके पूरे वजूद पर नज़र दौड़ाई। माइकल ने इस हरकत को नोट किया था, मगर खामोश रहा। उसने इन दोनों से बहस ना चाहते हुए क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। वो मुड़ भी चुका था। ब्रेंडा भी उसके मुड़ जाने के बाद अपने बैग से कुछ ढूंढ रही थी, शायद सेलफोन, मगर तभी सैम ने आंखों को बदलते ब्रेंडा की खुशबू को महसूस किया, जो माइकल अच्छे से समझ गया था। सैम ने अपना रुख ब्रेंडा की तरफ किया जो बैग में सेलफोन ढूंढने में उलझी थी। माइकल ने सैम को ब्रेंडा के पास जाते महसूस कर जल्दी से मुड़कर उसकी कलाई खींचकर अपने साथ वहां से घसीटने लगा। सैम ने जल्दी से आंखों का कलर चेंज किया, जबकि अब माइकल ब्रेंडा को लेकर वहां से चला गया। ब्रेंडा हैरान थी कि इस लड़के को मेरे साथ मसला क्या है। तभी उसने अपना हाथ झटका। क्या तुम कोई पागल वागल तो नहीं हो? ब्रेंडा ने अभी इतना ही कहा था, माइकल ने उसको एकदम खींच कर सीढ़ियों के नीचे खड़ा किया जो ऊपर की क्लासेस की तरफ जाती थी। मुझे तो लग रहा है कि मेरा पीछा मुझे तो लग रहा है कि पीछा तुम मेरा कर रही हो, माइकल ने कदम बढ़ाते हुए कहा। क्या पीछा करो, और वो भी तुम्हारा? ब्रेंडा ने अकड़ कर कहा। ओके, इट्स टू मच गुड। अगर अब जान पर बनी तो प्लीज़ मेरे सामने मत आना। अगर मरना हुआ तो प्लीज़ ज़रा जल्दी करना, क्योंकि तुम्हारी ये शक्ल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माइकल ने मौजू बदल कर बात की और अपनी कमर दिखाई और वहाँ से ऊपर सीढ़ियों की तरफ चला गया। पता नहीं, अजीब व गरीब है ये तो लड़का। मुझे मेरी ही जान की धमकी दे रहा है। माना कि मेरी मासूम सी की हेल्प की मेरी मासूम सी हेल्प की इसने, मगर ये तो कुछ ज़्यादा ही पागल किस्म का इंसान है। थोड़ी देर बाद सब स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन की। सबसे पहला लेक्चर चार्ली का था। वो क्लास में आया तो सब ने गुड मॉर्निंग सर कहा, जबकि माइकल सिर्फ खड़ा हुआ था। ब्रेंडा फ्रंट सीट पर बैठी थी, जबकि माइकल लास्ट पर और सैम ब्रेंडा की रो के सेंटर पर। आई होप कि आप सब अच्छे खासे होंगे। बाय द वे, मैं यहाँ पर हर नए स्टूडेंट को वेलकम करता हूँ। चार्ली ने जानबूझकर माइकल की तरफ देखकर कहा। थैंक यू सो मच सर। ब्रेंडा ने यह समझा कि शायद मुझे सर ने कहा है, क्योंकि फर्स्ट डे था इसलिए सब अपने लिए ही लग रहा था, जबकि सब स्टूडेंट्स हंसे थे, मगर सबसे पहले सैम। प्लीज़ साइलेंस। ये हंसने वाली बात नहीं है, मैंने सब न्यू स्टूडेंट से कहा है, इसलिए नो लाफिंग। चार्ली ने लेक्चर स्टार्ट किया, जबकि माइकल सिर्फ बॉल पॉइंट को सिर्फ हाथों की उंगलियों से हिला रहा था। सारा लेक्चर सैम, ब्रेंडा और माइकल के बारे में सोचता रहा। वो बार बार ब्रेंडा की तरफ देखता था। माइकल ने कई बार नोट किया, सर प्लीज़ लिसन टू मी। माइकल ने सारी क्लास का ध्यान अपनी तरफ किया। चार्ली ने लेक्चर काटते काटते माइकल की तरफ देखा। क्या मैं फ्रंट पर आ सकता हूँ? मुझे यहाँ से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। माइकल को न जाने कौन सी जेलसी फील हो रही थी जो वो ये कह गया था। चार्ली ने हाँ में सर हिलाया, जबकि सैम उसके आगे आने का मतलब अच्छे से समझ गया था। माइकल ने बैग उठाया, ब्रेंडा की चेयर के पीछे आकर बैठा, जबकि ब्रेंडा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। माइकल ने एक नज़र सैम की तरफ देखा और एक तरफा मुस्कुराया, जो सैम को जहर की तरह लगा।
सारे लेक्चर अच्छे से गुजरे। माइकल ने भी स्टडी पर फोकस दिया था, मगर सैम था जो सिर्फ माइकल के लाज से उठकर यहाँ पर आने की सोच को अजीब समझा था। क्लास एंड होने के बाद ब्रेंडा ने अपना बैग उठाया और वहाँ से चली गई। उसने माइकल की तरफ देखा तक नहीं था। सैम ने ब्रेंडा के पीछे जाने का सोचा और उसने किया भी ऐसे ही था। माइकल को अजीब लगा सैम का ब्रेंडा के पीछे जाना, मगर फिर इग्नोर करते हुए वहाँ से बाहर निकला और अपनी कार की तरफ आया। वो अकेली लेडीज़ वॉशरूम में जाती है। यहाँ पर फ़िलहाल तो कोई भी मौजूद नहीं था। उसने बेस के पास आने पर अपना फेस अच्छे से साफ किया। ब्रेंडा, कैन आई हेल्प यू? वहाँ पर सैम का एक दोस्त आया जिसको शायद सैम ने ही भेजा था। जब ब्रेंडा ने उसको देखा तो उसने ब्रेंडा को डरा कर रख दिया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ पर लड़का आएगा। उसने जल्दी से बाहर जाना चाहा। वो बाहर की तरफ लपकी थी, मगर तभी डैम ने उसको पकड़कर ज़मीन पर धक्का देकर गिराया। चलो जल्दी से बताओ कि माइकल को कब से जानती हो? ब्रेंडा डरी। वो आहिस्ता से पीछे हो रही थी। प्लीज़ हेल्प मी, वो चीखती कहती है। वो अपने बैग से फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करती कि तभी डैम ने फ़ोन खींचकर ज़मीन पर दे मारा और डैम ने ब्रेंडा की टांग पकड़कर अपनी तरफ खींची तो तभी डोर खुला। ओह सॉरी, प्लीज़ कंटिन्यू। माइकल ने डोर को खोलते सामने देख अपना रुख बाहर किया, मगर वो यहाँ पर कर क्या रहा था? शायद वो ब्रेंडा को सबक सिखाने के लिए ये कहकर मुड़ गया था कि जब लास्ट टाइम उसने ब्रेंडा की हेल्प की तो फ्री में एक थप्पड़ पड़ा तभी तो वो उसको इग्नोर कर गया। ये सब, प्लीज़ हेल्प मी, क्या तुम देख नहीं रहे कि ये मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है? प्लीज़ हेल्प मी, लास्ट टाइम तुम्हारी हेल्प की थी, एक बार थप्पड़ खा चुका हूँ, अब बार बार नहीं खाऊंगा। ब्रेंडा ने रोना शुरू कर दिया, जो माइकल को वाकई में वापस आने पर मजबूर कर गया। माइकल ने बेसाख्ता डैम को कंधों से पकड़कर वॉशरूम से बाहर निकाला। ब्रेंडा ने जल्दी से अपना सांस बहाल किया, जो खौफ के मारे बिगड़ गया था। माइकल प्लीज़ लिसन यार, मैं सिर्फ उससे ये पूछ रहा था कि वो तुम्हें कैसे जानती है। प्लीज़ यार मुझे जाने दें, मुझे सैम ने कहा था ऐसे करने के लिए। मुसलसल खौफ से कह रहा था। मगर माइकल उसको यूनिवर्सिटी के टेरेस पर लाता है। मुझे बिल्कुल भी ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। चलो कुछ नया करते हैं। माइकल ने उसको कॉलर से पकड़कर शीशे की खिड़की जो टेरेस के इर्द गिर्द लगी हुई थी उस पर झुकाते हुए कहा। वो नीचे ज़मीन को देख कर डरा। प्लीज़ माइकल, मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज़, तुम्हें सैनू की कसम। माइकल अभी अपनी गिरफ्त छोड़ने ही वाला था कि आगे से डैम की बात सुनकर उसने पल भर में आंखें बदली और उसको वापस छत पर ढकेला। जाकर सैम से कह दो, अगर ब्रेंडा के साथ कुछ भी बुरा करना चाहा तो उसके साथ जो माइकल बुरा करेगा वो ये सारी ज़िंदगी याद रखेगा। माइकल ने अपना रुख वहाँ से बाहर किया, जबकि वो अब दोबारा से लेडीज़ वॉशरूम जा रहा था, मगर वहाँ पर आने पर उसको ब्रेंडा कहीं नज़र ना आई। मगर उसने एक चीज़ नोट की कि उसका फ़ोन टूट चुका है। शायद ब्रेंडा उसको अपने साथ ले जाना ही भूल गई थी। इतने खौफ में माइकल ने उस टूटे फ़ोन की तरफ देखा जो उसको बुरा लगा। फ़ोन को उठाया पास आया और फ़ोन को उठाया। देखा जाए तो स्क्रीन पर ढेरों कांच की लाइन बन गई थी। पीछे से बैटरी भी निकल पड़ी थी। उसने बैटरी को अंदर ढकेलते हुए फ़ोन को उठाया और बाहर चला गया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि अब माइकल ब्रेंडा को कैसे बचाएगा और ब्रेंडा एक वैम्पायर को अपनी ज़िंदगी में कैसे एक्सेप्ट कर पाएगी। ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।